अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्हों में हमने क्या क्या कर लिया था? राज्य पशु और राज्य पक्षी। राज्य पशु और राज्य पक्षी कर लिया था। राज्य पशुओं में पता था दो प्रकार के हैं, एक तो वन्य जीव श्रेणी का और एक पशुधन श्रेणी का। वन्य जीव श्रेणी में कौन आता है? चिंकारा। पशुधन श्रेणी में ओंट। राज्य पक्षी कौन सा है हमारा? गोडावण। गोडावण। चिंकारा को और गोडावण को मान्यता कब मिली थी? 1981 में। ऊंट को मान्यता कब मिली थी? 2014 में। एक को, इन दोनों 1981 वालों में एक को मिली थी 21 मई को और एक को मिली थी 22 मई को। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि 21 मई वाला कौन सा और 22 मई वाला कौन सा है। तो देखिए, राज्य पशु दो प्रकार के है ना, पशु दो प्रकार का, ये पक्षी दो प्रकार के हैं। पशु दो हैं तो इधर दो बार लगेगा, इधर दो बार आएगा। मतलब पशु जो है चिंकारा, इसको मान्यता कब मिली थी? 22 मई को। फिर गोडावण को मान्यता कब मिली थी? 21 मई को। ये तो सबसे अलग है, सबसे लेट है, 19 सितंबर 2014। इसको मान्यता मिली थी 19 सितंबर 2014 को। एक इनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, हालांकि इनको अपने पूरा डिटेल कर ली थी पिछली क्लास में। वैज्ञानिक नाम एक और रिवीजन कर लेते हैं। इसको क्या पसंद है? गाजर का हलवा, गजेला। जो ऊंट है इसका तो नाम ही इंग्लिश में है कैमल, तो इसका साइंटिफिक नाम भी वैसा ही है, कैमलिन ड्रोमेडेरियस। ड्रम बजाता है, कैमलिन ड्रोमेडेरियस। और जो गोडावण है, पक्षी है ये गोडावण, लेकिन इसकी हरकतें काए की तरह है, कौए की तरह, करायोटिस। और काए काए करता है किसके पास? किसकी दुकान पे चला जाता है? नाई की दुकान पे, नाइग्रीसेप्स, करायोटिस नाइग्रीसेप्स। तो गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? करायोटिस नाइग्रीसेप्स। बाकी इनकी जो कंप्लीट डिटेल है हमने पहले कर लिया था। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है, सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं राज्य पुष्प। पुष्प और वृक्ष, ये दो चीजें पहले करते हैं। वो दोनों एक जैसे थे, पशु और पक्षी। पहले आपको राज्य पशु और राज्य पक्षी करा दिए। पशु दो प्रकार के थे और एक था पक्षी। टोटल कितने कर लिए थे? 3। आज हम पढ़ रहे हैं राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष। इसके बाद जो बच्चे हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले राज्य पुष्प की बात करते हैं। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका नाम है रोहिड़ा। क्या नाम है? रोहिड़ा। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ये सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलेगा? पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। और ये हिस्सा कौन सा है? थार का मरुस्थल, मरुस्थलीय एरिया है ना। तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इससे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की मरुशोभा, या राजस्थान का सागवान। इस राजस्थान का कि मरुशोभा या राजस्थान का सागवान कहा जाता है रोहिड़ा को। इसको जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 1983 में, इन दोनों को ही सेम डेट को, 31 अक्टूबर। पशु और पक्षी को मान्यता इकट्ठी मिली थी, वृक्ष और पुष्प को मान्यता एक साथ मिली थी। पशु पक्षी को कब मिली थी? 1981 में। ऊंट को छोड़ दो एक बार, आप ऊंट को छोड़ दो। राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी गोडावण, दोनों को मान्यता कब मिली है? 1981 में, मई 1981 में। पशु पक्षियों को मान्यता एक साथ मिली है मई 1981 में। बस एक दिन का फर्क है, 21 मई और 22 मई। पशु दो है तो यहां पे दो आएगा, दो बार आएगा। पुष्प और वृक्ष,
फूल और वृक्ष को मान्यता एक जैसे एक साथ मिली है 31 अक्टूबर 1983। मतलब पशु पक्षियों को मान्यता मिलने के 2 साल बाद, उनको 1981 में मान्यता मिली है, इनको 1983 में। मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सर हम भूल जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इस पे पूरा फोकस करके आपको बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, कंपेयर करके याद करूँ। पशु पक्षी 1981, पुष्प और वृक्ष 1983, 1981, 1983, मई 1981, अक्टूबर 1983, अक्टूबर 1983 में मान्यता मिली है। पुष्प की बात कर रहे हैं, इसे राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है, राजस्थान का सागवान कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम देखो, जो वो थे पशु पक्षी उनके होते हैं वैज्ञानिक नाम, पुष्प और जो वृक्ष है इनके होते हैं वानस्पतिक नाम। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। अब इसको याद करना है, ये फूल है, अभी तो आपको ताजा ताजा लिखा है याद हो जाता है, वही याद तब माने जब 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद एकदम से पूछा जाए, फिर भी याद रहे तो माना जाता है कि हाँ उस दिन इसने ढंग से याद किया था। तो कैसे याद रहेगा? फूल है, फूल, राज्य फूल कौन सा है हमारा? रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा। आप पश्चिमी राजस्थान में गए, आप पश्चिमी राजस्थान में गए, यहां पर याद रहेगा ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पैदा होते हैं। आपने फूल लिया, फूल को ऐसे करके लिटा दिया, फूल को ऐसे करके अंडे की तरह लिटा दिया, जैसे अंडा पड़ा होता है, अंडे की तरह लिटा के इस पर क्या लगा दिया? टिक्का लगा दिया, बस। पश्चिमी राजस्थान में जाके फूल को ऐसे अंडे की तरह लिटाया और इस पर क्या लगा दिया? टिक्का। फूल को लिटाना है, फूल को, क्यों ये एग्जाम में क्या करेगा, वो चारों ऐसे ऑप्शन देगा, चारों ही आपके पड़े होंगे। जैसे राज्य पुष्प का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन गजेला गजेला, टिकोमेला अंडुलेटा, करायोटिस नाइग्रीसेप्स, प्रोस्पेरिस सिनरेरिया। ठीक है, ये खेजड़ी का है राज्य वृक्ष का। तो नाम तो आपने चारों पढ़े हुए हैं, ये तो है नहीं कि आपने कोई नहीं पढ़ा हुआ, चारों नाम पढ़े हुए हैं। दिक्कत यह है कि चारों में से फूल का कौन सा है, खेजड़ी का कौन सा था, चिंकारा का कौन सा था, ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। तो इसलिए अपने फूल को साथ लेंगे कि फूल को लिया, फूल को अंडे की तरह लेटाया और उस पर क्या लगा दिया? टिक्का। तो फूल का नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। बस, बाकी ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। मार्च अप्रैल में इसके फूल खिलते हैं। इसके फूल कौन से महीने में खिलते हैं? मार्च अप्रैल में। इसका रंग लगभग पीला है, केसरिया पीला, केसरिया पीला, केसरिया हरी मिर्च पीला रंग माना जाता है। ठीक है, इस पुष्प को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? एक रेगिस्तानी चूहा है जरविल, जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा, रेगिस्तानी चूहा इस फूल को क्या पहुंचा रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। ये लो, ये हमारा राज्य पुष्प कंप्लीट हुआ। बताइए राज्य पुष्प के बारे में क्या क्या बातें हैं। हमारा राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा है। इसको राज्य पुष्प का दर्जा सरकार ने कब दिया? 31 अक्टूबर 1983 को, 1983 को दिया। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? अंडे की तरह लेटाओ, टिक्का लगाओ, टिकोमेला अंडुलेटा। मेले में टिक्के की तरह लेटाया, अंडे की तरह लेटाया और टिक्का लगा दिया, टिकोमेला अंडुलेटा। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसे राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा के नाम से जाना जाता है। रंग लगभग पीला सा है और जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा इसको नुकसान पहुंचा रहा है। हो जाएगा याद? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान का राज्य है वृक्ष राज्य। ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष, ये री ऋषि होता है नीचे वाला। जो वृक्ष बोलते हो वो आप ये चीज बोलना चाह रहे हो। रै और री में फर्क समझिए, थोड़े दिन पहले भी बताया था। ये होता है रै और ये होता है री। जिसके नीचे ये लग जाए तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, री बोला करो। ये क्या लिखा हुआ है? अब तो पृथ्वी बोलो, नहीं तो पृथ्वी पृथ्वी चलते हैं। ठीक है, पृथ्वी, प्री, ये प्री है, पृथ्वी, ये री ऋषि होते हैं। ठीक है, ओके। राज्य वृक्ष
कौन सा है? खेजड़ी। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इस खेजड़ी पर सालों से प्रोसेसिंग चलती आ रही है। इसकी जानकारी के लिए क्या चलती आ रही है? प्रोसेसिंग चलती आ रही है और आज तक खत्म नहीं हुई। क्या चलती आ रही है? प्रोसेसिंग, प्रोसेस चलती आ रही है। इस पर सालों से प्रोसेस चलती आ रही है। बीच में थोड़ा सा गैप दे दिए, यहां पे लिख दो पी, प्रोसेपिस। ठीक है, भूल जाओ पी तो ही नहीं, कोई बात नहीं, तो भी प्रोसेस से कम चल जाएगा। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। सेनोरिटा, सिनरेरिया, मेरे को भी सेनोरिटा ही आती, सेनोरिटा ही लिख दी। तो सिनरेरिया, ओके। प्रोसेपिस सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया, ये मैंने इसका क्या लिख दिया? वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम। तो खेजड़ी के ऊपर 3 चीजें बता दी। खेजड़ी के ऊपर काफी मैटर है, अभी अपने करते हैं। 3 बेसिक बातें बता दी। क्या 3 बेसिक बातें बता दी? इसको हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। वृक्ष तो बहुत है राजस्थान में, राज्य का दर्जा किसको मिला है? खेजड़ी को। राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को मिले। यह दर्जा खेजड़ी को कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983 को मिला था। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनरेरिया। आपको इतना पूरा नाम मैं आपको कह रहा हूं, आपको 5-7 दिन बाद नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। आपने इसको हिंट से याद करना है। फूल को आपने लिटा के टिक्का लगाना है, और खेजड़ी के वृक्ष पे सालों से क्या चलती आ रही है? प्रोसेसिंग चलती आ रही है। बस अगर आपको प्रोसेस याद रह गया ना, फिर तो पूरा नाम भी याद रह जाएगा, फिर तो पूरा भी बोल दोगे, प्रोसेपिस सिनरेरिया। लेकिन अगर प्रोसेसिंग शब्द ही भूल गए, फिर नहीं याद आएगा। तो हिंट याद क्या करो? खेजड़ी के वृक्ष पर प्रोसेसिंग चल रही है, वृक्ष पर प्रोसेसिंग चल रही है, और जो पुष्प था उसको लिटा के क्या लगा दिया? उसके ऊपर टिक्का लगा दिया। ठीक है, समझ आ रही बात? ओके, नेक्स्ट करते हैं बात। नेक्स्ट, अब खेजड़ी के ऊपर काफी कुछ है जी समझने के लिए, समझते रहिएगा। सबसे पहले तो इसको किस किस नामों से जाना जाता है? इसे कहते हैं रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष। अब ये कल्प वृक्ष क्या है? इसे पवित्र वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। किसको? कल्प वृक्ष को। जैसे खेजड़ी का पेड़ होता है, ऐसे कल्प का भी वृक्ष होते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ की तुलना किससे की हुई है? कल्प वृक्ष से की हुई है। तो इसे कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष। थार बीच में कैसे आ गया? क्योंकि खेजड़ी के पेड़ सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इसको क्या कहते हैं? शेखावटी। और जिला पूछे तो सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलते हैं? नागौर में। बाकी पश्चिमी राजस्थान में शेखावटी में ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जिला पूछे तो सर्वाधिक खेजड़ी के पेड़ आपको कहां मिलेंगे? नागौर में। और ये सारा का सारा एरिया थार के मरुस्थल में आता है। ये सारा एरिया किस में आता है? थार का मरुस्थल। राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा, राजस्थान का 60% हिस्सा किससे घिरा हुआ है? मरुस्थल से घिरा हुआ है। अरावली यहां से गुजरती है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का ऊपर के जितने भी जिले हैं, ये किस में माने जाते हैं? थार के मरुस्थल में माने जाते हैं। इसका मतलब नागौर भी किस में माना जाता है? मरुस्थल का। शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू को किसका दर्जा दिया गया है? शेखावटी प्रदेश कहते हैं इसको। ये भी किस में माना गया है? थार के मरुस्थल में माना गया है। इसलिए इसको कहा जाता है थार का कल्प वृक्ष। थार के मरुस्थल का भी कल्प वृक्ष है, पूरे राजस्थान के लिए भी क्या है? कल्प वृक्ष है। और रेगिस्तान का क्या माना जाता है? इसे गौरव माना जाता है, गौरव माना जाता है। इसके अलावा इसको वंडर ट्री भी कहते हैं, वंडर ट्री, वंडर ट्री। भारत का महान वृक्ष, इसे भारत का महान वृक्ष भी कहते हैं, इसे भारत का महान वृक्ष भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम हो गए। तो उपनाम सुनाइए इसके। रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का थार, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, वंडर ट्री, भारत का
महान वृक्ष इस खेजड़ी के पेड़ को कहा जाता है। क्लियर है? ये सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलता है? शेखावटी प्रदेश में। अगर जिलों की बात की जाए तो कहां पे देखने को मिलेगा? नागौर में। नागौर में। अब एक यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, ये तीन चीजें याद करना। एक तो इसकी पूजा, एक इसका मेला और एक इसका दिवस। ये जब मैं आपको राजस्थान के त्योहार करा रहा था तब भी करवाया था। इसकी पूजा कब की जाती है, इसका मेला कब बरता है और इसका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर में हम बरते हैं। हाँ, हिंदी कैलेंडर के महीने चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, राजस्थान के त्योहारों में भी आपको करवाया था। इसकी जो पूजा होती है वो होती है आश्विन शुक्ल दसवीं को। आश्विन शुक्ल पक्ष दसवीं। और इसी दिन ही क्या होता है? दशहरा। दशहरे को क्या बोलते हैं? विजयदशमी। विजयदशमी, क्योंकि उस दिन भगवान राम ने रावण की हत्या करके वध किया था उनका। तो उस दिन राम की रावण पर क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसलिए इस दसवीं को क्या कहा जाता है? विजयदशमी। और दशहरे के रूप में हम मनाते हैं। इसी दिन ही राजस्थान में किसकी पूजा होती है? खेजड़ी की पूजा होती है। इस दिन खेजड़ी की पूजा होती है। खेजड़ी का मेला कब बरता है? भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दसवीं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दसवीं, इस दिन इसका मेला बरता है। इस दिन लोक देवताओं में तेजा जी का मेला भी बरता है। तेजा जी दसवीं भी होती है इस दिन। लोक देवताओं में तेजा दसवीं इसी दिन ही होती है। इसका दिवस कब मनाया जाता है? जो भी दिवस होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। हर साल 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस। आपने राजस्थान के त्यौहार नहीं किए जिन्होंने, कोई बात नहीं, आप रट्टा मार लो एक बार। पूजा कब होती है? दशहरे के दिन। पूजा कब होती है? मेला कब बरता है? भाद्रपद शुक्ल दसवीं को। और दिवस कब मनाया जाता है हर साल? 12 सितंबर को। पहला दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहले 12 सितंबर 1978 को। सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? 12 सितंबर 1978 को। उसके बाद हर साल 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। मेला बरता कहां पर है? हमने कहा कि इसका मेला बरता है। इसका मेला बरता कहां पर है? जोधपुर के खेजड़ी गांव में। जोधपुर के एक गांव का नाम ही है खेजड़ी गांव। जोधपुर के खेजड़ी गांव में हर साल भादो शुक्ल की दसवीं को इसका मेला बरता है। करो याद इसको। पूजा कब की जाती है? आश्विन शुक्ल दसवीं को। मेला कब बरता है? भादो शुक्ल दसवीं को। दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे खेजड़ी दिवस भी कह देते हैं, खेजड़ी महोत्सव भी कह देते हैं। खेजड़ी महोत्सव। और पहला खेजड़ी दिवस कब मनाया गया था? 12 सितंबर 1978 को। 1978। क्लियर है? अब अपने पढ़ते हैं इसके नाम। इसको अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। देखिए, इसको सिस्टम से याद करेंगे, अदरवाइज नाम बहुत हैं, याद नहीं होते। सुनिए ध्यान से। ये है सिंध क्षेत्र, ये एरिया। अब ये पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत का हिस्सा था। इस एरिया से जो लोग आए हैं इन्हें हम सिंधी कहते हैं। सिंधी बोलते हैं वो लोग। ये सिंध क्षेत्र है जो वर्तमान में पाकिस्तान जा चुके हैं। सिंधी में इसको, ये एरिया मैंने क्यों लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिंध में इसको बोला जाता है। मैं भी बताऊंगा कि सिंधी में इसको बोलते हैं छोकड़ा। क्या बोलते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि यहां इसको छोकड़ा बोलते हैं। मैं आपको ये याद करा रहा हूं कि सिंधी में, सिंधी भाषा में इसको क्या बोला जाता है। लेकिन आप भूल ना जाओ, इसलिए मैंने एरिया ले लिया, मैप ले लिया। मैप की सहायता से याद करा रहा हूं। पंजाबी और हरियाणवी में इसे बोलते हैं जांटी। पश्चिम बंगाल में शाही गाच,
शाही गाछ। तमिल भाषा में, तमिलनाडु में नहीं, तमिल भाषा में। फिर सर आपने तमिलनाडु क्यों लिया? कि आपको याद हो जाए, मैप की सहायता से याद हो जाएगा। तमिल भाषा में इसको कहते हैं पेयमेय। पेयमेय, जैसे पानी, जो पेय पदार्थ होते हैं, पीने वाले पदार्थ, उन्हें कहते हैं ना ये पेय पदार्थ है। तो तमिलनाडु, तमिल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पेयमेय। कर्नाटक में चलती है कन्नड़ भाषा, कन्नड़, कन्नड़ में बोलते हैं इसको बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी, कन्नड़ में से बन्ना बन्नी बोलते हैं। स्थानीय भाषा, लोकल लोग, सिमोली, सिमलो, क्या बोलते हैं? सिमलो। बिश्नोई बोलते हैं इसको शमी। करो, याद करो, ये लो, क्लास में याद हो जाना चाहिए, ऊपर से स्टार्ट करो। ये सिंधी एरिया है, सिंधी में छोकड़ा, पंजाबी हरियाणी में जांटी, पश्चिम बंगाल में यानी बंगोली में शाही गाछ, तमिल भाषा में पेयमेय, कन्नड़ में बन्ना बन्नी। वैसे बन्ना बन्नी दूल्हा दुल्हन को बोलते हैं, बन्ना बन्नी, ठीक है। स्थानीय भाषा में सीमलो, बिश्नोई, शमी। करो इसको याद, मैप की सहायता से याद करिए इसको। हो गया याद आपको? आपको याद हो गया? बताइए। सिंधी में आपने ये नहीं बोलना सिंध क्षेत्र में, सिंधी में, सिंधी में छोकड़ा, पंजाबी हरियाणी में जांटी, पश्चिम बंगाली में शाही गाछ, तमिल में पेयमेय, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, लोकल लैंग्वेज में सीमलो, और बिश्नोई लोग शमी, शमी। ये इस अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, इसका जो फूल होता है, इसका फूल, इसके फूल को कहते हैं मिंजर। इसके फूल को क्या कहते हैं? मिंजर। इसकी जो हरी फलियां होती हैं, हरी फलियां, उसे कहते हैं सांगरी। हरी फलियों को सांगरी, सूखी फलियों को खोखा, सूखी फलियों को बोलते हैं खोखा। इनकी पत्तियों का जो चारा बनता है, पत्तियों का चारा, उसे बोलते हैं लूम या लूंग। करो, याद करो, इनकी पत्तियों का जो चारा बनता है उसे क्या बोलते हैं? लूम या लूंग कहते हैं। करिए, अब इसको याद करते हैं। फूल, फूल कहां पड़ा? मंजे पे। खेजड़ी का फूल कहां पड़ा है? मंजे पे। जो इसकी हरी फली है, ठीक है, हरी फली पे आपने क्या बना दी? साड़ी। हरी फली पर क्या बांध दी? साड़ी, सारी, बीच में गया लग जाएगा। सूखी, जो चीज सूखी होती है, जैसे लकड़ी का खोखा होता है, कहते हैं ना दरअसल खोखा ही है ये, तो सूखी फलियों को क्या बोलते हैं? खोखा। इनकी पत्तियों का जो चारा बनता है उसे क्या कहते हैं? लूम या लूंग कहते हैं। ये लो, पहले तो मैंने इसके कराए, इसको किस जगह पे क्या क्या, किस भाषा में क्या क्या कहा जाता है। फिर मैंने आपको ये बताया, इसका जो फूल है, इसकी जो हरा पत्ता है, इसके जो सूखा पत्ता है, और इसका जो चारा बनता है, उनको क्या क्या कहते हैं। करिए याद। इसका जो फूल है, फूल कहाँ पड़ा है इसका? मंजे पे, मिंजर कहते हैं। हरी फली पे साड़ी पहना दी, सांगरी। या ऐसे याद करो, हरी, अब सूखी फली में तो खुशबू आएगी नहीं, सूखे चीज में तो खुशबू आएगी नहीं। जो खिली हुई चीज होगी, जो हरी चीज होगी, उसमें से क्या आएगी? खुशबू। खुशबू लेने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सूंघना पड़ेगा। हरी फली को सूंघना होता है, सांगरी। ऐसे याद करो, हरी फली को पता कैसे लगा ये हरी? आपने उसको सूंघ के बताया। और सूखी फली क्या है? खोखा। सूखी फली खोखा। इससे जो चारा बनता है उसको क्या कहते हैं? लूम या लूंग। लूम या लूंग। हो जाएगा याद क्या? ओके, नेक्स्ट। और खेजड़ी के लिए इंपॉर्टेंट बातें, इसकी खेजड़ी के वृक्ष की जो आयु मानी गई है, वो मानी गई है लगभग 5000 वर्ष। ये पेड़ 5000 वर्ष तक हरा भरा रह सकता है, जीवित रह सकते हैं। क्या राजस्थान में भी इतने पुराने पेड़ हैं? राजस्थान में 2 वृक्ष मिले हैं,
राजस्थान में 2 वृक्ष, और दोनों अजमेर के मांगलियावास में, अजमेर के मांगलियावास में, अजमेर में एक जगह मांगलियावास, यहाँ 2 वृक्ष मिले हैं जिनकी आयु 1000 वर्ष से ज़्यादा की मानी गई है। इनकी आयु 1000 वर्ष से ज़्यादा है। तो खेजड़ी के वृक्ष की हमने नेक्स्ट बात क्या पढ़ी, खेजड़ी के वृक्ष की आयु कितनी मानी गई है, 5000 वर्ष। क्या सर इतने पुराने वृक्ष राजस्थान में है? हाँ जी है। 5000 वर्ष पुराना तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष पुराने 2 पेड़ हैं अजमेर के मांगलियावास में। और अजमेर के मांगलियावास में यहाँ से पेड़ों से रिलेटेड मेला भी भरता है वहाँ पे। अजमेर के मांगलियावास में मेला भी भरता है वहाँ पे। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन आते हैं खेजड़ी के पेड़ से? खेजड़ी के पेड़ से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, इनके लिए जो जो लोगों ने बलिदान दिए, पेड़ों की रक्षा के लिए जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। सुनना भी, खेजड़ी के पेड़ के लिए, इनके संरक्षण के लिए सबसे पहला बलिदान जोधपुर में दिया गया था। खेजड़ी के पेड़ की रक्षा करने के लिए सबसे पहला बलिदान कहां दिया गया था? जोधपुर में। सबसे पहला बलिदान जोधपुर में दिया गया था। कब दिया गया था? 1604 में। दूसरा बलिदान दिया गया था नागौर के मेड़तिया में, नागौर के मेड़ता के अंदर पोलीवास नामक जगह में। कब दिया गया था? 1700 में, सन 1700। तीसरा बलिदान भी जोधपुर के खेजड़ी गांव में, जोधपुर के खेजड़ी गांव में। कब दिया गया था? 1730 में। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आया, कई बार आया। क्या क्वेश्चन है? खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा करने के लिए कब कब बलिदान दिए गए हैं? सबसे पहला बलिदान 1604, नेक्स्ट बलिदान 1700, तीसरा बलिदान 1730, पहला बलिदान जोधपुर, जोधपुर, लास्ट वाला बलिदान भी जोधपुर, बीच वाला बलिदान कहां पर? नागौर में। बीच वाला बलिदान है नागौर में। जो जोधपुर में जो पहला बलिदान दिया गया, उस गांव का नाम था रामसड़ी गांव, रामसड़ी गांव, जोधपुर का रामसड़ी गांव। जोधपुर वाला, ये वाला जो तीसरा बलिदान था, ये था जोधपुर का खेजड़ी गांव। और नागौर का ये है पोलीवल का पोलावास गांव, पोला, नागौर पोला था, पोलावास गांव। इन 3 जगह पर बलिदान दिया गया। ये बलिदान किसने दिया था? ये दिया था कर्मा और गोरा ने, कर्मा और गोरा ने। पोलावास गांव में किसने दिया था? वुंचो जी ने, वुंचो जी। और यहाँ पे दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने, अमृता देवी बिश्नोई ने सबसे पहले दिया था। बाकी यहाँ पे कुल 363 लोगों ने बलिदान दिया था, 363। आई बात समझ गया? तो हम बढ़ रहे हैं खेजड़ी के लिए कब कब और किस किस ने बलिदान दिया है। मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले 1604, कहाँ पर? जोधपुर का रामसड़ी गांव। जोधपुर का किसने दिया? कर्मा और गौरा ने। ये अच्छे से रट लेना, पूछा गया। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए सबसे पहले बलिदान कब और कहाँ था? तो सबसे पहले बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा और गोरा, इन दोनों ने दिया था। दूसरे वाला रेयर ही चांस है पूछने का, नागौर का पोलावास गांव, वुंचो जी। ये क्वेश्चन कम आया है, ये बहुत आता है 1730 वाला, जोधपुर का खेजड़ी गांव। अभी बताया था ना, भादो शुक्ल की 10वीं को खेजड़ी वृक्ष का मेला भरता है। कहाँ बताया था? जोधपुर के खेजड़ी गांव में। अभी मेला कराया था आपको, ठीक है, भादो शुक्ल की 10वीं को, तो यहीं भरता है मेला। और यहाँ पे बलिदान दिया किसने था? अमृता देवी बिश्नोई ने, अमृता देवी बिश्नोई ने। टोटल कितने लोगों ने बलिदान दिया था? 363 लोगों ने बलिदान दिया था। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो जोधपुर है, जोधपुर, जोधपुर का जो राजा था, यहाँ के दुर्गों का राजा, जोधपुर का राजा, उसका नाम था अभय सिंह। मारवाड़ का राजा कौन चल रहा था? अभय सिंह। 1730 की घटना है। इन्होंने मारवाड़ का जो दुर्ग है उसकी मरम्मत करवानी थी। मरम्मत करवाने के लिए चूना वगैरह चाहिए था। पहले चूने को गर्म किया जाता था, फिर चूने का यूज़ करते थे पहले ज़माने में।
अब चूल्हे को गर्म करने के लिए आग लगानी पड़ेगी, आग लगाने के लिए लकड़ियां चाहिए होंगी। तो अभय सिंह ने अपने सेनापति गिरधर दास को कहा, जा लकड़ियां लेकर आ। तो गिरधर दास ने देखा कि लकड़ियां, सर्वाधिक लकड़ियां कहां से मिल सकती हैं, और लकड़ी सूखी होनी चाहिए जिसको जल्दी आग लग जाए। तो जोधपुर के किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, खेजड़ी गांव। कौन सा गांव? इसका नाम खेजड़ी गांव इसलिए पड़ा था क्योंकि यहां पे खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, और ये सारा गांव बिश्नोइयों का था, बिश्नोई रहते थे यहां पे। तो गिरधर दास अपने साथ सेना लेकर चला गया, भी सेना लेकर गया और कहा कि पेड़ों को काटना स्टार्ट करो। लकड़ी चाहिए थी, राजा ने आदेश दिए। लकड़ी जैसे ही काटनी स्टार्ट की तो काटने की आवाज अमृता देवी बिश्नोई नामक औरत के कानों में पड़ी। वो भागी भागी वहां पे जंगल में आई। उसने गिरधर दास को कहा कि आप पेड़ों को मत काटो। वैसे भी बिश्नोई धर्म के जो गुरु हैं, भगवान है, वो जाम्बो जी है, और ये लोग कितने नियमों को पालन करते हैं? 29। बिश्नोई धर्म के कितने रूल है? 29। 29 होने के कारण इनका नाम बिश्नोई पड़ा। वो कैसे? 29 का मतलब क्या होता है? 20 + 9। ये 29 नियमों की पालना करते थे जाम्बो जी महाराज। 29 का मतलब होता है 20 + 9, 20 9, बिश्नोई। तो यहां से इनके धर्म का नाम पड़ा था बिश्नोई। और इनका जो सबसे पहला नियम था, जो मेन नियम था, वो था प्राकृतिक चीजों की रक्षा करना। पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा करना। तो इनके भगवान यही बोलते थे जाम्बू जी, इसलिए बिश्नोई धर्म के लोग उनकी पालना करते हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था कि आप पेड़ों को मत काटो, लेकिन गिरधर दास कहता हम तो पेड़ों को काटेंगे। तो अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ को इस प्रकार से उसके साथ लिपट गई। गिरधर दास ने आदेश दिया कि इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए। तो अमृता देवी बिश्नोई के दोनों हाथों को काट दिया गया। फिर उसने क्या किया? अपना सिर पेड़ के साथ रख लिया। गिरधर दास ने कहा कि इसका सिर भी काट दिया जाए, तो इसका सिर भी काट दिया गया। अमृता देवी बिश्नोई के पति का नाम था रामोजी। अमृता देवी बिश्नोई के पति का नाम था रामोजी बिश्नोई। ये भी भागे भागे वहां पर आए, तो इन्होंने देखा पत्नी मर गई, ये भी उसके साथ लिपट गए पेड़ के साथ, इनकी भी हत्या कर दी गई। अमृता देवी की 3 बेटियां थी, वो भी ऐसी पेड़ों के साथ लिपटी, उनकी भी क्या कर दी गई? हत्या। ऐसे गांव से धीरे धीरे लोग आते रहे, पेड़ों के साथ लिपटते रहे और उनकी हत्या की जाती। ये हत्याकांड रुका जब कुल कितने लोग मर चुके थे? 363 लोग मर चुके थे। अभय सिंह ने आदेश दिए, राजा अभय सिंह ने, इस हत्याकांड को रोक दिया जाए। तो इस नरसंहार को रोका गया। 363 में 69 तो महिलाएं एक्सपायर हुई थी, शहीद हुई थी, और 294 पुरुष शहीद हुए थे। यह आंकड़ा याद रखना। अब कई बार ये ऐसे हो जाता है 69 लड़कियां थी या 69 पुरुष थे, तो आप ये याद करना जिन्होंने प्रारंभ किया था वो कम थे। प्रारंभ किसने किया था? लड़कियों ने या लड़कों ने? लड़कियों ने। वो कम थी, वो 69 थी। जो बाद में आए थे वो ज्यादा एक्सपायर हुए थे। पुरुष बाद में आए थे तो पुरुष ज्यादा एक्सपायर हुए थे, 294। इनका आप टोटल करोगे तो कितना बनेगा? 363। ये जो हुआ था 1730 में अभय सिंह के समय, यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं जी। जो लास्ट वाला था 1730 वाला, तो इसकी मैंने आपको कहानी सुनाई, आपको याद हो चुका है, बताइए। अमृता देवी बिश्नोई ने जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया था, यह घटना कौन से सन की है? 1730 की। कहां की है ये घटना? जोधपुर का खेजड़ी गांव। जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह का सेनापति कौन था? गिरधर दास। कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए? कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी? 69 महिलाएं थी, 294 पुरुष थे। बस ये क्वेश्चन आता है। और इसी जगह पर हर साल भादो शुक्ल की 10वीं को हर साल खेजड़ी गांव में खेजड़ी मेला भरता है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। खेजड़ी मेला कब और कहां भरता है? खेजड़ी मेला भादो शुक्ल की 10वीं को जोधपुर के खेजड़ी गांव में भरता है। क्यों भरता है उसकी कहानी मैंने आपको सुना दी। यह कुछ हुआ था वहां पे 1730 में।
अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। क्लियर है, समझ आ गया आपको? अब जब हमारी ये तो बात होगी 1700 ईस्वी की, 1730 की, बहुत पुराना समय है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश आजाद होने के बाद भारत के उत्तराखंड में, ये रहा उत्तराखंड, हमारी भारत सरकार के द्वारा पेड़ों को काटा गया। उस समय राजा महाराजों का तो समय था नहीं, 1700 के समय तो राजा महाराजा थे, अभय सिंह राजा थे। 1947 के बाद तो राजा महाराजा थे ही नहीं। भारत सरकार के द्वारा 1973 में उत्तराखंड के चामोली गांव में, उत्तराखंड के चामोली गांव में, चामोली जिले में, सॉरी, चामोली जिले का रैनी गांव, 1973 उत्तराखंड जिला चामोली गांव, यहां भारत सरकार ने आदेश दिए कि पेड़ों को काटा जाए, पेड़ों को काटा जाए। अब यहां पे उस समय ये उत्तराखंड नहीं था कि याद रखना, उस समय उत्तराखंड बना नहीं था। ये किसके अंदर आता था? उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। उत्तराखंड उस समय किसके अंदर आता था? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड कब बना था? देखते किस किस की याददाश्त तेज है, हाथ ऊपर करिए। एक, बस बस, उत्तराखंड कब बना था? यह मत कहना सर आपने कौन सा करवाया है, मैंने करवाया है। हिंट देता हूं, सन 2000, सन 2000 3 नए राज्य बने थे। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर को कौन बना था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर। कब कराया था? राजस्थान के सामान्य परिचय में। पहले राजस्थान दूसरे नंबर पे था, अब राजस्थान क्षेत्रफल में, क्योंकि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो जब मैं आपको जो घटना सुना रहा हूं 1973 की, उस समय ये उत्तराखंड किसके अंदर था? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो जब यहां पे भारत सरकार ने आदेश दिए कि पेड़ों को काटा जाए, तो यहां पे सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जैसे 1730 में किसके नेतृत्व में था? अमृता देवी बिश्नोई। अब सुंदरलाल बहुगुणा नामक व्यक्ति आगे आया और उसने सरकार को कहा कि हम आप पेड़ों को नहीं काटने देंगे। सरकार कहती क्या करोगे तुम, कैसे नहीं काटने दोगे, लड़ाई करोगे? कहता लड़ाई नहीं करेंगे, हमने इतिहास पढ़ा हुआ है कि पेड़ों को कैसे बचाते हैं। यह बंदा भी क्या हो गया पेड़ के साथ? कहता काटो, कैसे काटते हो? अब पुराने समय तो राजाओं महाराजों का समय था कि मार दो इसको, है ना, वध कर दो, उस समय तो चलता था। लेकिन अब भारत सरकार कहती है कि इसको मार दो, खड़े हुए को नहीं कह सकते। किसी को मार सकते हैं कैसे? नहीं मार सकते। तो सुंदरलाल बहुगुणा को देखो देख, और भी जो वहां के लोग थे वो सारे पेड़ों के साथ चिपक गए। इस आंदोलन को कहा गया चिपको आंदोलन। इन्होंने ये प्रेरणा कहां से ली थी? खेजड़ी आंदोलन से। कहां से ली थी? तो खेजड़ी आंदोलन किसके लिए प्रेरणा का काम कर गया? चिपको आंदोलन के लिए। खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, चिपको आंदोलन राजस्थान में नहीं हुआ था, चिपको आंदोलन कहां हुआ था? उत्तराखंड के चामोली जिले के रैनी गांव में हुआ था। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और ये कामयाब रहे थे और सरकार ने पेड़ों को काटने, वो जो कटाई थी वो रोक दी थी। यहाँ पे हत्या मत पढ़ना सर कितने लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं। सरकार ऐसे किसी को नहीं मार सकती। पहले तो राजाओं का टाइम था, राजा मार देते थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। राजस्थान में कौन सा हुआ था? खेजड़ी आंदोलन। समझ आ गया आपको? ओके। और खेजड़ी के पेड़ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब जो अमृता देवी बिश्नोई है, अमृता देवी बिश्नोई जिनके नेतृत्व में ये हुआ था, अब राजस्थान सरकार के द्वारा अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था
पेड़ों की रक्षा करती है, वन संरक्षण, पेड़ों की रक्षा करती है, तो उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार। यह पुरस्कार 1994 में प्रारंभ हुआ था देना। यह सरकार ने देना कब स्टार्ट किया था? और सबसे पहले मिला था जोधपुर के गंगाराम बिश्नोई को, गंगाराम बिश्नोई। और ये गंगाराम बिश्नोई कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के, जोधपुर के रहने वाले। ये लो, खेजड़ी कंप्लीट हुई। शुरू से पढ़ते हैं। खेजड़ी के बारे में क्या पढ़ा? खेजड़ी में जैसे राज्य पशुओं में ऊंट में मैटर बहुत था, ऐसे राज्य वृक्ष में खेजड़ी में मैटर काफी है। करिए स्टार्ट। हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। इसको दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को, 1983 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। किसने बुक की हेल्प नहीं लेनी, आप ऊपर फेस करके बोलिए, आपको याद है। इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इसको वैसे क्या कहते हैं? राजस्थान का थार, गौरव, थार का कल्प वृक्ष, भारत का महान वृक्ष, और इंग्लिश में वंडर ट्री कहा जाता है, वंडर ट्री कहते हैं। इसका मेला, इसका दिवस और इसकी पूजा, पूजा कब होती है? दशहरे पे। दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दसवीं। अगर आपने मेरे से राजस्थान के त्योहार नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, रट लो एक बार। आश्विन शुक्ल दसवीं को इसकी पूजा होती है, दशहरे पे। मेला कब बरता है? भादो शुक्ल दसवीं को। इस दिन लोक देवता तेजा जी का मेला भी बरता है। और यह मेला राजस्थान में कहाँ बरता है? जोधपुर के खेजड़ी गांव में। क्यों बरता है उसकी कहानी सुना दी। इसका दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाते हैं अपने। और सबसे पहला खेजड़ी दिवस कब मनाया था? 12 सितंबर 1978 को बनाया था, 1978 में। होगी बेसिक बातें। अब अपने बात करते हैं इनके नामों की। सिंधी में छोकड़ा, पंजाबी हरियाणी में, पश्चिम बंगाल में शाही गाछ, तमिल में, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, स्थानीय भाषा में सीमलो, और बिश्नोई लोग शमी। इसके फूल को क्या कहते हैं? मिंजर। हरी फली को सूंगो, सांगरी। सूखी फली खोखा। इसकी पत्तियों से जो चारा बनता है लूम या लुंग, बहुत बढ़िया याद है, लूम या लुंग कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बलिदान। इनके लिए बलिदान कितने हो चुके हैं टोटल? पहला बलिदान 1604, दूसरा 1700, तीसरा 1730, बहुत बढ़िया। 1604 में कहा? जोधपुर के रामसड़ी गांव में। किसने दिया था? कर्मा और गौरा ने। बहुत बार क्वेश्चन आया है। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए या वनों की रक्षा के लिए राजस्थान में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? हमें अमृता देवी बिश्नोई याद रहती है, नहीं, उनसे पहले भी 1604 में वनों की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान किसने दिया था? कर्मा और गौरा ने। दूसरा बलिदान किसने दिया था? वुंचो जी ने, नागौर के पोला गांव के। नागौर का गांव पोला, पोला, ठीक है, ओके। और तीसरा बलिदान 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जोधपुर में, जोधपुर के खेजड़ी गांव में। जो जोधपुर के खेजड़ी गांव में ये बलिदान हुआ, उस समय जोधपुर का, कहानी छोड़ दो, कहानी नहीं पूछते, फैक्ट पूछते हैं। फैक्ट जैसे जब 1730 में ये बलिदान दिया गया, उस समय जोधपुर का राजा कौन था? सेनापति कौन था? गिरधर दास। सबसे पहले किसने बलिदान दिया? अमृता देवी बिश्नोई। इसके पति का नाम क्या था? रामोजी बिश्नोई। टोटल कितने लोगों ने बलिदान दिया? 363 ने। लड़कियों ने कितनों ने दिया? 69 ने। लड़कों ने कितनों ने दिया? 294 ने। तो एग्जाम में कभी कहानी नहीं पूछते, गिरधर दास गया, काटने लगा, वो चिपक गई, कहानी नहीं पूछते, फैक्ट पूछते हैं। कहानी सुनाने के बाद आप फैक्ट याद रखा करो। क्लियर है कंसेप्ट? बलिदान। पुरस्कार कौन सा दिया जाता है वनों की रक्षा के लिए? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। कब देना स्टार्ट हुआ है? 1994 में। सबसे पहले किसको दिया गया? गंगाराम बिश्नोई को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ खास और एक्स्ट्रा बातें। कहा जाता है जब महाभारत के समय पांडवों ने, महाभारत के समय पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, पांडवों को 12 साल का तो हुआ था वनवास, 12 सालों का क्या हुआ था? 1 साल का क्या हुआ था? अज्ञातवास। टोटल 13 सालों का हुआ था। वनवास का मतलब था आप जंगलों में रहोगे, अज्ञातवास का मतलब था
कि आप जो 6 जने हो, 5 पांडव और 6ठी द्रौपदी, आपको कोई पहचान ना पाए कि आप पांडव और आप द्रौपदी हो। अगर किसी ने पहचान लिया, किसी ने पहचान लिया कि हाँ ये तो अर्जुन है, ये भीम है, ये नकुल है, ये सहदेव है, या ये युधिष्ठिर है, या ये द्रौपदी है, तो वो चक्कर फिर घूमेगा। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। फिर किसी ने पहचान लिया, फिर घूमेगा 12 साल का, 1 साल का। ये कौरवों की चाल थी। कौरवों ने ये दिया था पांडवों को वनवास 13 साल का। फिर इस 1 साल के दरमियान जो 1 साल का ज्ञातवास था, तो इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सारे छुपो दिए थे। अस्त्र शस्त्र रखेंगे तो पता लग जाएगा। तो कहते हैं उस समय इन्होंने अस्त्र शस्त्र किस पेड़ के नीचे छुपाए थे? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। और रहे कहां थे वैसे 1 साल में? कहां रहे थे? गसीपुर रहे थे क्या? ठीक, ये 1 साल के दरमियान रहे थे यहां, जिसे वर्तमान में अपने जयपुर कहते हैं। इसे पुराने समय में कहते थे विराट नगर। यहां पे राजा विराट का शहर था। ये यहां का राजा विराट हुआ करता था। शहर का नाम क्या था? विराट नगर। इसके साले का नाम था किच्चक। उसको भीम ने मारा था, उसने पहचान लिया था। फिर भीम ने उसको रातों रात टपका दिया था, नहीं तो सुबह बता देता वो। उसको टपकाया भी कैसे? किच्चक ने द्रौपदी को पहचान लिया। द्रौपदी को जैसे फिल्मों में ब्लैकमेल नहीं करते कि आज रात आ जाना, नहीं तो मैं सुबह सभी को कौरवों को बता दूंगा कि ये पांडव है और ये द्रौपदी है। द्रौपदी कहती ठीक है मैं रात को आ जाऊंगी। जिस कमरे में द्रौपदी ने जाना था उसी में पहले कौन छिपके बैठ गया? भीम। जैसे ही किच्चक अंदर आया, दरवाजे को कुंडी लगाई और उनका युद्ध हुआ, और भीम ने उसको क्या कर दिया? किच्चक को मार दिया। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही क्या पूरा हो गया था? इनका 13 साल का अज्ञातवास पूरा हो गया था। ठीक है, समझ आ गया? तो पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र, लिख दूंगे इसको सर, रहने तो फिर आप पूछ लोगे अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है? अभी 2 दिन पहले बताया था। अस्त्र क्या होता है? एक तो है नजदीक से मारने वाले जैसे चाकू तलवार, और एक होते हैं दूर से मारने वाले जैसे बंदूक, ठीक है, तोप। अब इनमें पास से मारने वाले कौन है, दूर से मारने वाले कौन है? अस्त्र क्या है? हाथ ऊपर करो पास वाले। ओके, पास वाले, ठीक है। अब ये जो पास वाले इनको क्लास से बाहर भेजो ये है दूर वाले और ये है पास वाले। याद करने का तरीका बताया था, इसको याद करने का तरीका बताया था। जब अपने हिंदी की वर्णमाला लिखते हैं तो पहले स्वर लिखते हैं, ए आ ई ई उ ऊ, है ना। फिर क्या लिखते हैं? व्यंजन लिखते हैं, क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ फ द द प फ ब ब म। फिर क्या लिखते हैं? य र ल व। फिर क्या लिखते हैं? श श श ह, श श स ह। ये होता है, ये होता है, ठीक है। श श स ह मतलब अंग्रेजी वर्ण, हिंदी वर्णमाला की पहली लाइन तो होती है ए वाली और अंतिम लाइन होती है ये वाली। ये पहली लाइन है और ये अंतिम लाइन है। तो अब अस्त्र, अस्त्र में एक शब्द है ए और एक शब्द है ए और से। इसमें फासला देखो कितना ज्यादा है। यही एक तरीका है जिससे याद रहेगा आपको। ए ये रहा, से ये रहा, कितने दूर दूर, ये दूर दूर हो गए तो ये दूर से मारने वाले। इनमें 2 लेटर कौन है? श, ये रे पास पास। तो कितने दूर दूर, कितने पास पास, ये है पास से मारने वाले। श पास पास है तो ये पास से मारने। मतलब इसका एग्जाम्पल आ गया, चाकू है, तलवार है, इसके अंदर है, इसमें बंदूक होगी, तोप होगी, धनुष हो गया, अस्त्र माने जाएंगे वो। क्लियर है? रीडिंग करिए। होगी, रीडिंग होगी खेजड़ी के पेड़ की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य गीत। बस खेजड़ी के पेड़ पे टाइम लगता है, बाकी तो 2-2 4-4 लाइनें हैं। नेक्स्ट है राज्य गीत। राज्य गीत का दर्जा किसको मिला हुआ है? तो जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो मारे देश।
इस गीत को सबसे पहले गाया था, इस गीत को सबसे पहले गाया था मांगी बाई ने। और मांगी बाई रहती है उदयपुर में, रहती थी उदयपुर में। इसको सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था, लेकिन इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो ख्याति दिलवाई थी बीकानेर की अल्लाह जिला बाई ने, बीकानेर की अल्लाह जिला बाई ने। मतलब इसको ये पूछे कि सबसे पहले किसने गाया था, प्रारंभ किसने किया था, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, उदयपुर की मांगी बाई ने। लेकिन इसको प्रसिद्ध कौन कर गया, बीकानेर की रहने वाली अल्लाह जिला बाई। इसे राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा गया है। इसे क्या उपाधि दी गई है, अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है, गीत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं नृत्य। इधर ध्यान दीजिए सारे। नेक्स्ट पढ़ते हैं नृत्य। ये क्या लिखा हुआ है, नृत्य, ना कि नृत्य, नृत्य डांस। जो नृत्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लोक नृत्य, ये अपने कल्चर में टॉपिक भी है। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होते हैं लोक नृत्य और एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिनको एक विधि विधान से, यानी एक तरीके से, एक सिस्टम से, रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे आपने देखा हो भारतनाट्यम, है ना, फिल्मों में तो देखा ही होगा, इस तरीके से करके, और है ना सिस्टम से किया जाता है। तो जिनको एक रूल्स रेगुलेशन से किया जाता है वो तो होता है शास्त्रीय नृत्य। एक खुशी में लात कहीं, बाल कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं, वो होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य है जिसमें हल्के फुल्के रूल्स चाहिए होते हैं, कोई ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पंजाबियों का भांगड़ा, है ना, या अपना एक राजस्थानी फेमस है घूमर, है ना। तो वो चीज़ें किस में आती हैं, लोक नृत्यों में आती है। एक अपना टॉपिक है, बहुत सारे लोक नृत्य अपने कल्चर में पढ़ते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य दो ही फेमस हैं, सुनना भी। शास्त्रीय नृत्य की पहले बात कर लें। शास्त्रीय नृत्य भारत में दो फेमस है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, अगर साउथ इंडिया की बात की जाए, तो साउथ इंडिया में चलता है भारतनाट्यम। कौन से, किसकी बात कर रहा हूं, शास्त्रीय नृत्य जो रूल्स से किए जाते हैं। दक्षिण भारत में क्या फेमस है, अपने उत्तर भारत में चलता है कथक। उत्तर भारत में क्या चलता है, कथक, शास्त्रीय नृत्य। भारत में शास्त्रीय नृत्य दो ज्यादा फेमस हैं। दक्षिण भारत में कौन सा फेमस है, भारतनाट्यम। हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या फेमस है, कथक। कथक का घराना, कथक का घराना ये माना गया लखनऊ। घराने का मतलब होता है जहां से बहुत प्रसिद्ध ऐसे बंदे निकले हैं कथक के, जो है ना, तो वो क्या माना गया है, लखनऊ। कथक का घराना किसे माना गया है। लेकिन पूछे राजस्थान में कथक का घराना, राजस्थान में कथक का घराना क्या है, जयपुर। जयपुर। कथक के जन्मदाता किसे माना गया है, भानुजी महाराज। मतलब इसको प्रारंभ करने वाला बंदा कौन था, भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। ये अपना कंप्लीट हुआ शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान का राज्य है शास्त्रीय नृत्य, कौन सा है, कथक। मैं फिर रिपीट करा दूंगा आपको। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक लोक नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है। पूरे भारत में शास्त्रीय नृत्य वैसे काफ़ी हैं, फेमस कितने हैं, दक्षिण भारत में, हमारे उत्तर भारत में कथक। यानी राजस्थान में भी क्या फेमस है फिर, कथक। कथक के ऊपर से दो तीन बातें याद कर लेना। भारत में कथक का घराना किसे माना गया है, लखनऊ को। राजस्थान में कथक का घराना किसे माना गया है, जयपुर को। कथक के जन्मदाता किसे माना गया है, भानुजी। अब अपने किस पर आते हैं, लोक नृत्य। राजस्थान में बहुत से लोक नृत्य चलते हैं। भीलों के अलग है, मीना जाति के अलग है, गरासियों के अलग है, शेखावटी में अलग चलते हैं, ठीक है, वागड़ क्षेत्र में अलग है। पूरा का पूरा टॉपिक है लोक नृत्यों में।
तो उसमें अपने कम से कम 50 या 60 लोक नृत्य पढ़ते हैं। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य लोक नृत्य का दर्जा किसे दिया गया है? ठीक है, राज्य लोक नृत्य, राज्य लोक नृत्य का दर्जा दिया गया है घूमर को। राज्य लोक नृत्य कौन से? घूमर। गुजरात में गरबा चलता है, गुजरात का गरबा, लेकिन राजस्थान का घूमर। अब घूमर की खास बातें, एक तो इसे कहा गया महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है, इसे महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य कहा जाता है। सभी लोकगीतों का सिरमौर कहा जाता है। जितने भी लोकगीत हैं राजस्थान में, सभी का सिरमौर किसे माना गया है? घूमर को। रजवाड़ी माना गया, रजवाड़ी लोक नृत्य है, राजाओं महाराजाओं के दरबारों में होने वाला। सामंत शाही, राजाओं के अंडर में काम कौन करते थे? सामंत। सामंत शाही लोक नृत्य माना गया है, राजा के दरबारों में चलता था। रजवाड़ी लोक नृत्य है, सामंत शाही लोक नृत्य है। लोक नृत्यों का सिरमौर महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है, किसे माना गया है? घूमर को माना गया है। घूमर में भी आगे 3 कैटेगरी होती हैं घूमर, एक है झुमरिया, लूर और ये घूमर। अगर छोटी बालिकाएं इस नृत्य को कर रही हैं, छोटी बालिकाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, तो क्या माना जाता है? झुमरिया। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है तो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया गया लूर। लेकिन राजपूतानी स्त्रियों द्वारा किया जाता है तो घूमर। यही घूमर अगर छोटी बालिकाएं करेंगी तो उसको घूमर को घूमर नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? यही घूमर अगर ग्रासिया जाति के लोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? यही घूमर अगर राजपूतानी स्त्रियां करेंगी तो क्या बोलेंगे? घूमर ही बोलेंगे। क्लियर है? तो ये याद कर लेना, राजस्थान के नृत्य कथक और घूमर। कथक पूछे तो शास्त्रीय है, घूमर पूछे तो लोक नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल, खेल है बास्केटबॉल। खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राज्य खेल का दर्जा बास्केटबॉल को मिला है। कब मिला है? 1948 में। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। इसकी एकेडमी कहाँ बनी है? एकेडमी, इसकी एकेडमी बनी है जैसलमेर में। लेकिन लड़कियों के लिए जो एकेडमी बनी है, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, वो बनी है जयपुर में, सवाई मान सिंह स्टेडियम। लड़कों की एकेडमी कहाँ बनी है? लड़कियों की एकेडमी कहाँ बनी है? राज्य खेल कौन सा है? दर्जा कब मिला? ये खिलाड़ी कितने होते हैं? हो गया। नेक्स्ट, राज्य कवि कौन सा है? राज्य कवि, राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। राज्य कवि का दर्जा सूर्यमल मिश्रण को मिला है। इसकी बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें से 2 प्रसिद्ध हैं, वीर सतसई और वंश भास्कर। वीर सतसई और वंश भास्कर। बीकानेर के अंदर एक अकेडमी है, बीकानेर के अंदर एक अकेडमी है सूर्यमल साहित्य संस्कृत और भाषा अकादमी, बीकानेर। सूर्यमल साहित्य संस्कृत और भाषा अकादमी, ये बीकानेर में है। इस अकेडमी में जो कवियों से रिलेटेड जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, जो सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। यही है सूर्यमल शिखर पुरस्कार। सूर्यमल शिखर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है, सूर्यमल शिखर पुरस्कार। राज्य कवि हो गए। राज्य कवि का नाम, इनकी प्रसिद्ध किताबें वीर सतसई और वंश भास्कर। बीकानेर एकेडमी द्वारा जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, सूर्यमल शिखर पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। वाद्य यंत्र अलगोजा। वाद्य यंत्र का टॉपिक क्लास में करवा दिया।
अलगोजा कौन से वाद्य यंत्र में आता है? सुशीर वाद्य यंत्र में, वाद्य यंत्र अलगोजा। इसे कालबेलिया जाति और भील, इनके द्वारा ज्यादा बजाया जाता है। कालबेलिया और भील जाति के द्वारा ज्यादा बजाया जाता है। ठीक है, तो वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा। इसके जो प्रमुख कलाकार हुए हैं, रामनाथ चौधरी, और ये रहने वाले हैं जयपुर के। लास्ट, राजस्थान की राज्य पोशाक, राजस्थान की राज्य पोशाक कौन सी है? जोधपुरी कोट पैंट। कोट पैंट, ये राज्य नहीं है, राष्ट्रीय है, सॉरी, इसे राष्ट्रीय का दर्जा मिल चुका है। पूरे भारत की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी मानी गई है? जोधपुरी कोट पैंट। राज्य तो ही, लेकिन इसे तो भारत लेवल पे मान्यता मिल चुकी है। भारत की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जोधपुरी कोट पैंट। रीडिंग करिए।